गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बात जो है वो स्टार्ट कर दी थी और वो हमने बात शुरू कर दी थी जनरल लॉ के बारे में कि बेसिकली लॉ है क्या और ये सब्जेक्ट को आप किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो सब कुछ हम लोगों ने कल बात स्टार्ट कर दी। और आज से मैंने आपको कहा था कि हमारा जो पहला एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस पर हम लोग जो अपनी बात है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को सीधा स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आपको वहां पे देके रखा है, आप लोग देख सकते हैं, इट इज राइट ऑफ अ पर्सन। अब हम लोगों का ये जो लॉ है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जो एक्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दो राइट्स, एक पर्सन के दो राइट्स के बारे में यहाँ पे बात है और उनमें से किसी एक पर या हो सकता है दोनों पर ही हमारा जो एक्ट है वो बेस है। इसीलिए इस एक्ट को समझने से पहले हमको ये जो राइट्स हैं इनको पढ़ना भी पड़ेगा और इनको समझना भी पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ राइट्स अवेलेबल टू अ पर्सन, है ना, दो तरह के राइट लॉ देता है। नंबर वन इज राइट इन पर्सोनेम, या जिसको हम कहते हैं जस इन पर्सोनेम। अब हमने कहा कि सर ये जस इन पर्सोनेम का क्या कंसेप्ट है बेसिकली, तो आपको मैं बता दूं कि लॉ में, इंग्लिश में तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं, हिंदी में यूज कर भी रहा हूं, लेकिन एक जो बहुत काम की लैंग्वेज है इट्स कॉल्ड लैटिन, है ना। लैटिन लैंग्वेज जो हमारी है उसमें बहुत सारा वोकेबलरी, बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि एंटायर लॉ आपके लैटिन लैंग्वेज के अंदर नहीं है आप लोगों के कोर्स में, लेकिन बहुत सारे वर्ड जो हैं लॉ की वोकेबलरी के वो लैटिन लैंग्वेज में है आपके कोर्स में, जिनका मीनिंग भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जो है राइट इन पर्सोनेम, जिसको लैटिन में आप लोग बोल सकते हैं जस इन पर्सोनेम, और इसका जो मतलब है, देखो दूसरा राइट आपको राइट इन रैम या जस इन रैम देके रखा है, दोनों की मीनिंग पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है राइट इन पर्सोनेम, जिसको अपन बोलते हैं राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्संस। तो सबसे पहला पॉइंट आप इस तरह से लें, देखिए वापस एक बार उस वर्ड को पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि अगर एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में राइट है, अधिकार है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं राइट इन पर्सोनेम, यानी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में राइट। बराबर। The right created by a contract are purely personal in nature and only enforceable by action against the party in default। और हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बेसिकली इसी राइट इन पर्सोनेम पर ही डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना जरूरी है ना। तो जहां पे दो पार्टीज होंगी वहां पे एक पार्टी का दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में होने वाला है राइट, इसीलिए इसको हम कहते हैं जस इन पर्सोनेम। बराबर। अब इसको, हालांकि अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या है ये भी मैंने आपको सिखाया नहीं, ये भी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन यहां से एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं सिंपल सेलर और बायर का, जिसके बारे में मैं मान के चल रहा हूं कि यहां हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। देखो क्या लिखा है, ए सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 1 लाख। ए जो है वो अपनी कार सेल करता है बी को 1 लाख में। तो यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे समझो कि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। यहां एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी हमारी बी है ना। तो ए हैज ए राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ द कार फ्रॉम बी, और ये जो ए का राइट है उसको कहते हैं राइट इन पर्सोनेम, यानी राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन बी, दिस इज जस्ट इन पर्सोनेम। तो ए जब अपनी कार बी को सेल करता है तो ए के पास में राइट है कि वो बी से कार का जो अमाउंट है जो 1 लाख रुपीज है वो रिकवर कर सकता है। अब 1 लाख रुपीज रिकवर करने का राइट ए का है और वो किसके अगेंस्ट में है? एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में जिसका नाम बी है। तो जब किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में कुछ राइट्स मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं राइट इन पर्सोनेम। अब ए ये सूट फाइल सी डी ई एफ के अगेंस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सिर्फ दो लोगों के बीच में है, जो है ए और बी। तो ए और बी के बीच का पर्सनल मैटर है ये, है ना, तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया राइट इन पर्सोनेम, है ना। अब आप इसको ऐसे समझें कि इस वक्त में आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, अपन इसको ऐसे लेते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है स्कैनर क्लासेस और यहां पे है स्टूडेंट, बराबर, दो ही लोग हैं।
तो मैं मान लेता हूं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, चलिए मैंने स्टूडेंट का नाम यहां पे लिख दिया रोहन। तो कोई रोहन हमारा स्टूडेंट है और उसका कॉन्ट्रैक्ट स्कैनर क्लासेस के साथ में है। तो यानी कि स्टूडेंट जो है उसके पास में राइट है अगेंस्ट स्कैनर क्लासेस, अगर कभी राइट यूज करने की जरूरत पड़े, और स्कैनर क्लासेस के पास में राइट है अगेंस्ट दैट स्टूडेंट नेम रोहन। तो दो ही लोग हैं जो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं राइट इन पर्सोनेम, है ना। और हमारा पूरा का पूरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो डिपेंड ही करता है राइट इन पर्सोनेम पर, ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट इन पर्सोनेम का मतलब क्या हुआ, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वी आर टू पार्टीज, एक आप हो एक मैं हूं। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट मी, एज वेल एज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो आई हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट यू। लेकिन तीसरा कोई बीच में आने वाला नहीं है, हम दो लोगों के बीच की बात है, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, राइट इन पर्सोनेम, बराबर। तो मेरे ख्याल से ये मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है राइट ऑफ रेम। सर राइट ऑफ रेम क्या है? राइट ऑफ रेम इंप्लाइज अ राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में जो आपके राइट्स हैं उसको हम कहते हैं राइट इन रेम। अब हमने कहा सर दुनिया के अगेंस्ट में हमको राइट्स क्यों चाहिए? याद रखिए जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और पहले आपके पास आ गया राइट इन पर्सोनेम, है ना, तो उन्हीं गुड्स पर जब आप उनको परचेज कर लोगे आपके पास में आ जाएगा राइट इन रेम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कैसे? पहले एक एग्जांपल यहां से देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये उसी फर्स्ट एग्जांपल का ही पार्ट है। बी बाइज ए कार, अभी ए ने बी को कार सेल किया, मतलब बी ने कार परचेज कर लिया एंड बिकम्स द ओनर ऑफ द कार। याद रखिएगा जैसे ही आप किन्हीं गुड्स के ओनर बन जाते हो, मालिक, आपके पास आ जाता है राइट इन रेम। ही हैज राइट टू हैव क्वाइट पोजीशन ऑफ द कार, आपके पास कार का पोजीशन आ गया। एंजॉय इट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को आप ये बता सकते हो कि आई एम ओनर ऑफ दैट कार, मैं इसको यूज कर सकता हूं और पूरी दुनिया में कोई आपके राइट को हर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई करे तो यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट हिम, है ना। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब एनी सच ए राइट। कोई आके ये नहीं बोल सकता कार मेरी है, कोई आपकी कार को एक्सीडेंट कर दे, कोई आपकी कार को पत्थर मार दे, कुछ भी कर दे, यू ओनली पर्सन जिसके पास में राइट है कि आप उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हो, इसी को हम कहते हैं राइट इन रेम। तो राइट ऑफ बी इज जस्ट इन रेम, जस्ट इन रेम आप इसको बोलेंगे द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, बराबर, बहुत क्लियर है। तो अब आप इसको ऐसे समझे, सपोज करिए मेरे पास में वॉच है ना, जब मैंने इस वॉच को परचेज किया तो सेलर और मैं यानी कि बायर के बीच में सबसे पहले आया राइट इन पर्सोनेम, है ना। अगर मैं उसको वॉच का पैसा नहीं देता वो मेरे अगेंस्ट में केस कर सकता है। अगर मैं उसको पैसे पे कर दूं और वो मुझे वॉच नहीं दे तो मैं उसके अगेंस्ट केस कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड राइट इन पर्सोनेम। अभी मैंने उसको पेमेंट कर दिया, ये वॉच मैंने खरीद ली, नाउ आई एम ओनर ऑफ द वॉच। अब मैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट में अपना राइट यूज कर सकता हूं कि मैं इस वॉच को यूज करूंगा और कोई भी मेरे इस राइट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने करने का कोशिश किया, चुराने का कोशिश किया, इसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, तो मेरे पास में उसके अगेंस्ट में राइट है कि मैं सूट फाइल कर सकता हूं। इसी को हम कहते हैं राइट इन रेम, ठीक है। आपके घर में मान लीजिए फैन लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, इवन आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, मान लीजिए आपने एक शर्ट पहन रखा है अभी, तो शर्ट जब आपने परचेज किया होगा तब तो राइट इन पर्सोनेम आया, लेकिन आज की डेट में आपके पास क्या है, आप अगर उस शर्ट के ओनर हैं तो आपके पास में राइट इन रेम है। पूरे वर्ल्ड में आपके पीछे वाली बेंच पे बैठने वाला अगर आपके शर्ट को नुकसान पहुंचाता है, कोई आपके शर्ट को चुरा के ले जाता है, तो यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो आपके पास में राइट है अनडिस्टर्ब पोजीशन का कि आप उसको यूज कर सकते हैं और आपके राइट को कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है राइट इन रेम, बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दो वर्ड हमने आज उठाए, फर्स्ट इज राइट इन पर्सोनेम, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इन दोनों में से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है वो राइट इन पर्सोनेम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में केस करने का राइट हम नहीं दे रहे,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओनली वन पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये पूरा का पूरा बेस है राइट इन पर्सोनेम पर, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर मैटर है यहां तक, बराबर एकदम सीधा। ना उसके बाद में अब हमारी बात शुरू होती है, आज से हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन ये चालू करने से पहले सबसे पहले बहुत बहुत सिंपल सी बात हम लोग कर लेते हैं। वहां से देखो, सबसे पहले तो देख लो इस एक्ट का बर्थ डेट क्या है, इसका हैप्पी वाला बर्थडे कब आ रहा है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द डेट आपको यहां पे देके रखी है 1 सितंबर 1872। हर एक्ट का एक डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होता है जो जनरली उस एक्ट में ही दे रखा होता है। नहीं दे रखा है तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने उस पर अपना कंसेंट दे दिया, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, वही होता है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, जब ये एप्लीकेबल हुआ सारे लोगों पर, वो है 1 सितंबर 1872 और ये अप्लाई है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप लोग सब जानते हो जम्मू कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल स्टेटस देके रखा हुआ है और इंडियन लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है। वो लोग अपना सेपरेट कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं। आर्टिकल 370 काम करता है यहाँ पे, तो इस वजह से ध्यान में रखें आप लोग, उसकी डिटेल में अभी अपने को नहीं जाना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बराबर। अब इस एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जिस डेट पे ये एक्ट बना उसी डेट से ये अप्लाई होगा। उसके पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गए तो उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होने वाला नहीं है ना। डज नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिफोर इट केम्स इनटू फोर्स। तो जब भी एक्ट अप्लाई हुआ होगा तब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी कि भैया इस डेट से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, उन पर ये एक्ट लगेगा क्या। तो हमने क्लियर बोल दिया भैया लगने वाला नहीं है। ये एक्ट इफेक्टिव कब से होगा, जिस दिन बना उसके बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्ट अब बनेंगे उन पर ये अप्लाई होने वाला है। चलिए जी, अब कुछ छोटी इंफॉर्मेशन आपको हमने दे रखी है, छोटी छोटी सी। 11 चैप्टर्स हैं, पूरा लॉ जो है वो चैप्टर्स में डिवाइड होता है और उसमें 266 सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 से 75 जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आप यहीं पे फाउंडेशन के कोर्स में मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 124 से 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंडैमिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज है और एजेंसी है, जो आप सीधा सीधा सा पढ़ने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट में, जैसा आपको मैंने कल की क्लास के अंदर भी बताया था। चलिए जी, ठीक है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सारे वहां पे सीए फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है। अब 76 से 123 के जो सेक्शंस थे वो रिपील्ड हो गए। रिपील्ड का मतलब हट गए यहाँ से, और क्यों हट गए मैंने आपको बताया था। इन्हीं सेक्शंस को चेंज करके एक नया एक्ट हमने बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और 239 से 266 भी, क्योंकि टोटल सेक्शन तो इतने थे ना, उनको भी यहाँ से हटा करके एक सेपरेट एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी एक्ट के बारे में, तो बहुत फास्ट मैंने बता दी। नाउ अभी बात शुरू होती है, हमारा मेन टॉपिक अब से शुरू होने जा रहा है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, तो हम यहां से आ जाते हैं हमारे वाले मैटर पर। ये तो वो है जो कल आपको मैंने समझाया था। तो भाई आज का हमारा जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, वहां से सब कुछ बाद में समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले बेसिक समझिए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। तो कई लोगों ने अलग अलग चीज़ बताई कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ से इन्फोर्सेबल है, डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि हर चीज़ को, लॉ के हर प्रोविज़न को पहले बेसिक अंडरस्टैंड करो, उसके बाद में लीगल लैंग्वेज के ऊपर आएंगे कि हाँ भाई लिखा हुआ क्या है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझने के लिए हमको एक वर्ड पहले समझना पड़ता है, और वो वर्ड होता है एग्रीमेंट, है ना। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन यही है, एन एग्रीमेंट, चालू एग्रीमेंट से होता है, तो आपको पहले एग्रीमेंट को समझना चाहिए। अब हमने कहा सर एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट को ऐसे समझो कि जहां पे दो लोग हैं, पर्सन 1 और पर्सन 2, दो लोग ना, किसी भी एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, आप सब जानते हो। तो ये जो दो लोग हैं P1 और P2, मेरा पर्सन 1 और पर्सन 2, अगर ये किसी एक बात पर, है ना, किसी
सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एग्री, तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में हो गया है एग्रीमेंट। आप खुद भी सोचो ना, एकदम सिंपल। दो लोग अगर किसी एक चीज पर एक ही सेंस में एग्री कर जाएं, सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री कर जाएं, तो ही हम उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, कि हाँ भाई हम दोनों इस चीज पर एग्री हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपली एग्रीमेंट। बराबर। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत बेसिक चीज समझना कि हम सुबह से लेकर शाम तक इतने एग्रीमेंट करते हैं कि हमको खुद नहीं पता कि हम कितने एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। सपोज करिए, नंबर 1, सुबह सुबह जब आप कोचिंग से निकले तो आपकी मम्मी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा बेटी जो भी है आप, क्या आज खाने में पाव भाजी चलेगी क्या हम पाव भाजी बना लें आज खाने में, ठीक है। और आपने इमीडिएटली एग्री कर दिया कि चलो भाई मजा आ गया, सब्जी रोटी नहीं खानी पड़ेगी, करेले की सब्जी से हम बचेंगे। बराबर। और आपने इमीडिएटली एग्री कर लिया, मतलब आपकी मम्मी और आप दोनों एक चीज के ऊपर एक ही सेंस में एग्री कर गए, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। जी हाँ, अभी हम लीगल टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, टॉपिक को समझने के लिए बहुत बेसिक से समझिए। तो आप दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट बन गया, सिंपल। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए यहां पे आपका एक फ्रेंड है, ट्यूशन के लिए जब आप निकल रहे थे तो आपके फ्रेंड का कॉल आया आपके पास में, और कॉल करके उसने आपको क्या बोला कि भाई ऐसा है कि मेरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, मेरा व्हीकल खराब हो गया है, तो क्या तुम मुझे घर से ट्यूशन के लिए पिक कर लोगे, मतलब मुझे लिफ्ट दे दोगे, क्या पिक कर लोगे। आपके फ्रेंड ने आपको कहा, अब ये तो आपका फ्रेंड या आपकी मम्मी ने जो आपको बोला, एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर। इसको हम ऑफर बोलते हैं, वो ऑफर कर रहे हैं, क्या आज पाव भाजी खा लोगे, क्या मुझे तुम यहां से पिक कर लोगे। और अगर आप उस पर हां कर दिया, मतलब आपने उस पर दे दिया है अपना एक्सेप्टेंस, यानी पिक करने वाले मैटर पर आपने एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात को कि चल भाई ठीक है, ओके चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ले लेंगे तुझे। तो जैसे ही आपने यहां पे यस कर दिया, तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में बन चुका है एग्रीमेंट, है ना। आपको बात समझ में आ रही है मेरी। तो बहुत सीधा सीधा सा कंसेप्ट, दो लोग एक चीज पर एक ही सेंस में एग्री कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंपली एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा, आपकी फ्रेंड ने ही कहा, चलो भाई क्या हम आज साथ में डिनर कर सकते हैं, डिनर के लिए बोला, तो हमने कहा यस, और आपने इमीडिएटली क्या कर दिया, डिनर की बात यस कर दी, यानी दोनों ही लोगों के बीच में हो चुका है एग्रीमेंट, है ना। तो मेरे तीनों ही एग्जाम्पल में यहां पे बन रहा है एग्रीमेंट। तो जैसा मैंने कहा कि भाई सुबह से लेकर रात तक हम इतने ऐसे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि हम कितने एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट नंबर 4 को देखिएगा। सपोज करिए आपके पास में जो व्हीकल है उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए आप गए पेट्रोल पंप वाले के पास में, पेट्रोल डीलर, वेंडर, कुछ भी बोल दे, और आपने उसको कहा कि भाई साहब पेट्रोल का आज का रेट क्या है, उसके हिसाब से पेट्रोल डाल दीजिए। आपने उससे पेट्रोल डिमांड किया, ऑफर किया, क्या भाई साहब पेट्रोल डालेंगे, उसने यस कर दिया, और यस सर बिल्कुल, क्यों नहीं डालेंगे। तो आप दोनों के बीच में भी क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। बराबर, बात समझ में आ रही है। अब कंसेप्ट ये देखो, मैंने 4 एग्जाम्पल्स यहां पे इस वक्त में लिखे हैं, मम्मी के साथ, 2 हमने लिख दिए दोस्तों के साथ, और 1 हमने लिख दिया है पेट्रोल पंप वेंडर के साथ में, है ना। ये आप देखें यहां पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब इन एग्जाम्पल की खासियत अगर चेक करो, तो खासियत क्या है इन एग्रीमेंट्स की, कि मम्मी के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो घरेलू है, घरेलू आपस का, घर का मैटर है। इसको हम नाम देते हैं डोमेस्टिक। दीज एग्रीमेंट्स आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स,
समझना बात को। अब जो फ्रेंड के साथ में दोनों एग्जाम्पल्स मैंने कवर किए, पिक करके लाने वाला और डिनर वाला, वो सारे चूंकि फ्रेंड हैं तो डोमेस्टिक से मैटर निकल करके चला गया सोशल एग्रीमेंट्स में, बराबर। और जो पेट्रोल पंप वेंडर के साथ में गया उसको अगर मैं बोल दूं कि भैया ये तो कमर्शियल एग्रीमेंट है, तो क्या कहते हो, कुछ गलत होगा क्या? 3 बातें यहां पे हो गई हैं। सेटअप पॉइंट देखें आप लोग, 3 पॉइंट्स आर देयर। एक को मैंने नाम दे दिया है डोमेस्टिक का, एक को सोशल का, और एक को मैंने नाम दे दिया है कमर्शियल का। क्या लगता है आपको, तीनों पॉइंट्स अगर कंपेयर करते हो तो क्या समझ में आता है? एक बहुत खास बात समझिएगा। अब आता हूं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे। लॉ ये कहता है कि भाई अगर एग्रीमेंट से निकल करके कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, अगर एग्रीमेंट से निकल के कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है तो 2 बातों का ध्यान रखो। एक तो दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन आ जाए कहीं ना कहीं। क्या होता है सर कंसिडरेशन का मीनिंग, अभी बताने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में। और सेकंड नंबर, दोनों के बीच में लॉ आना चाहिए। लॉ आना चाहिए का मतलब जरूरत पड़ने पर राइट टू फाइल सूट। सर केस करने का राइट अगर हमारे पास में आ जाए, कहीं आप हमको केस का राइट दिलवा दो, तो सर हम मान जाएंगे कि हाँ भाई यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ गया। ठीक है, अब समझा रहा हूं कंसिडरेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले फटाफट से सिर्फ मेरे साथ देखो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, है ना। सेक्शन नंबर बाद में डिस्कस करेंगे सब कुछ, अभी फिलहाल देखो। एन एग्रीमेंट, क्लियर बोला है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्रीमेंट में अगर लॉ का एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो गया, जो कैसे ऐड होगा, जहां कंसिडरेशन आ जाएगा आपके साथ में, या जहां सूट फाइल करने का राइट आ जाएगा, तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, क्लियर बात समझना। डेफिनेशन पे चल रहे हैं हम। अब हम बीच में एकदम से हमने पैराशूट में एंट्री मार करके पहले लॉ का एक पॉइंट पिक कर लिया, जबकि हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे थे। लेकिन अब कनेक्ट करिए पॉइंट को, एग्रीमेंट में अगर लॉ बीच में आकर के ऐड हो गया तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा भाई, एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट वो होता है जो सिंपल 2 लोग एक चीज पर एग्री कर जाए। अभी मुझे आपको वहां नोट्स में एग्रीमेंट का डेफिनेशन देके रखा है, लेकिन मुझे बात ही नहीं करनी आज की क्लास में। अभी आज तो सिंपल समझो कि भैया एग्रीमेंट 2 लोग एक चीज पर एग्री कर गए। मम्मी के साथ हम एग्री कर गए, फ्रेंड के साथ 2 बार एग्री कर गए, दोनों एग्जाम्पल में। पेट्रोल पंप वाले के साथ एग्री कर गए, तो एग्रीमेंट तो बन गया। अब एक एक एग्रीमेंट को चेक करो कि ये एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट ही रहा या आगे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में चेंज भी हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोचो कैसा हो। मम्मी के साथ सुबह सुबह आप एग्री करके निकले थे कि भैया आज खाने में पाव भाजी मिलेगी। बढ़िया पढ़ने के बाद भूख वैसे भी बहुत लगती है। आप घर पे पहुंचे और घर पे जाकर के जैसे ही आपने पूछा और उन्होंने बोला कि आज तो तुरई की सब्जी बनी है, बराबर, तो भाई वही मूड ऑफ। आपने कहा मम्मी आज हम लॉ की क्लास अटेंड करके आए हैं और चूंकि आपने एग्रीमेंट तोड़ा है हम आप पर केस कर देंगे, इतना सुनना है और पड़ेगी एक थप्पड़, चांटा आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना, बराबर, क्योंकि यहां कोई लॉ काम नहीं करता। सर क्यों नहीं करता? देखिए एक वर्ड आया था कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन हमारा एक सेपरेट चैप्टर है पूरा का पूरा। फिलहाल आप इसका मतलब समझें, इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में कुछ, है ना। अगर मैंने आपको अपनी कार 5 लाख रुपीज में सेल करी है ना, तो 5 लाख रुपए आपने मुझे दिए, मैंने आपको कार डिलीवर करी, तो मेरे लिए 5 लाख रुपीज है कंसिडरेशन, है ना, और आपके लिए जो कार है वो है कंसिडरेशन। इस वक्त में आपका हमारी क्लासेस के साथ में क्या है, एक एग्रीमेंट है ना। फिलहाल तो एग्रीमेंट पे जाते हैं। इसमें किसको क्या मिल रहा है? यहां पे क्लासेस को मिल रही है फीस, उसको बोलेंगे कंसिडरेशन। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? जो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अब सोचो मम्मी के साथ पाव भाजी का जो एग्रीमेंट था उसमें क्या कंसिडरेशन था, दोनों को क्या कुछ मिलने वाला है? उसमें कुछ भी नहीं, मिल करके पाव भाजी खाने वाले थे, कोई कंसिडरेशन नहीं। दूसरा डोमेस्टिक मैटर है और यहां पे लॉ है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं। क्लियर मैटर, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनने वाले नहीं।
अब सेकंड पॉइंट पर मैं आ गया, बहुत सीधा सीधा सा, और सेकंड पॉइंट पे आया सोशल एग्रीमेंट्स आपने दो दो किए। फ्रेंड को बोला पिक कर देना भाई, फ्रेंड ने आपको बोला पिक कर लेना यार, ठीक है, आप बिना पिक किए सीधा कोचिंग सेंटर पे आ गए, क्लासेस पे आ गए। क्या आपका फ्रेंड आप पर सूट फाइल कर सकता है क्या? चलिए, वो आपको पिक करेगा, आप बदले में उसको क्या दे रहे हो कंसिडरेशन? कुछ भी नहीं, कोई डिसाइडेड नहीं था। और ऐसे में अगर फ्रेंड पिक करने नहीं आता है तो भाई यहां पे भी कोई केस नहीं बनता है, लॉ है ही नहीं बीच में। सेम डिनर के लिए इनवाइट किया और आप नहीं गए या उसने आपको डिनर पे इनवाइट कर दिया लेकिन वहां डिनर था ही नहीं, तो सोचो क्या हम सूट फाइल कर सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं। डिनर के ऊपर भी आपको एक और एग्जांपल में देने वाला हूं, तो यहां पे भी केस नहीं। लेकिन पेट्रोल पंप वेंडर, सोचिए, आपने पेट्रोल फिल करवा लिया और उसको पैसे नहीं दिए, पेट्रोल पंप वेंडर आपको जाने नहीं देगा वहां से, केस हो जाएगा आपके ऊपर, है ना? बिल्कुल। और अगर उसने पूरा पैसा आपसे लिया और उतना पेट्रोल अगर नहीं दिया तो यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट हिम ना। हमारे यहाँ जोधपुर में कई सारे ऐसे केसेस हो गए, सब जगह हुए होंगे कई बार, जहां पूरा पैसा लिया लेकिन पेट्रोल, इवन यहां तो 10 पैसे का पेट्रोल कम फिल किया, 100 रुपीज दिए थे और पेट्रोल दे दिया 99.90 का, तो भी सूट फाइल हो गया कंज्यूमर कोर्ट में और विन भी कर लिया गया केस को कि आपको जब 100 रुपीज है तो पूरा 100 का पेट्रोल डालिए, 10 पैसे का पेट्रोल, इवन 1 पैसे का भी पेट्रोल कम आपने क्यों किया, बराबर ना? तो ये कमर्शियल है। क्या क्या मिल रहा है? पेट्रोल पंप वेंडर को मिल रहा है मनी, है ना? जो अमाउंट आप दे रहे हो वो मिल रहा है पेट्रोल पंप वेंडर को, और आपको क्या मिल रहा है? यहां पे पेट्रोल मिल रहा है, मतलब कंसिडरेशन है, कमर्शियल नेचर है। इसीलिए यही वो एग्रीमेंट है जो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बराबर? तो इतने सारे एग्रीमेंट्स में से कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा एग्रीमेंट चेंज होता है? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के चेंज होता है जो होता है कमर्शियल, जहां बीच में आता है लॉ, बराबर? तो मेरे ख्याल से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रही होगी, समझ में आई होगी। एक और काम इस पर हम करने जा रहे हैं, हम लेते हैं इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स जो बहुत बेटर तरीके से आपको इस पूरे टॉपिक को समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल। हाँ जी, तो अब ऐसा है कि मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, देखिए हम लोग उसमें क्या डिसाइड करेंगे। यहाँ तो मैं लिखने वाला हूँ ट्रांजैक्शन, बराबर? जो भी दो लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन है वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई कंसीडरेशन है या नहीं है ना? यहाँ हम लिख लेते हैं कि लॉ है कि नहीं है बीच में, और यहाँ आप मुझे बता देंगे कि किस टाइप का एग्रीमेंट जो है वो बनने वाला है, बराबर? ये अपन देख लेते हैं। चलिए जी, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर, सबसे पहला एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे फादर है और यहाँ है हमारा सीए का स्टूडेंट, फादर और सीए का स्टूडेंट, मतलब फादर और सन। चलिए, सीए स्टूडेंट है यानी कि फादर और ये सन है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। अब आपके पापा ने आपको ये बोला कि बेटा अगर तुमने इस अटेम्प्ट में फाउंडेशन का पेपर निकाल लिया, अगर तुम निकाल लेते हो तो मैं तुमको जो चाहिए वो गाड़ी जो है वो ला करके दूंगा, है ना? यानी यहाँ एक ऑफर किया गया है और उस ऑफर के अगेंस्ट में आपको ये कहा गया कि अगर आप इस अटेम्प्ट में फाउंडेशन का कोर्स कर लेते हैं, मतलब एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल बिंदास, तो आपको जो गाड़ी चाहिए वो ला करके देंगे। ये ऑफर आपने कर लिया इमीडिएटली एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल हम कर लेंगे, बराबर? अब पहले तो ये बता दो कि इस एग्रीमेंट का नेचर कौन सा हुआ, फादर और सन के बीच में है, तो बट ऑब्वियस है ये मैटर है डोमेस्टिक एग्रीमेंट का। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट का हमारा ये मैटर हो गया पूरा का पूरा। और बढ़िया चीज़ ये हो गई कि क्या इसमें कंसिडरेशन है क्या? भाई आप के फादर अगर आपको गाड़ी दे रहे हैं तो बदले में आप क्या दे रहे हो? सर बदले में हम पास होकर के दे रहे हैं उनको। पास होने वाला कंसिडरेशन जो है वो कंसिडरेशन है ही कहाँ, है ना? क्योंकि ये तो आप खुद के लिए कर रहे हो,
भले उनके कहने से कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो डिग्री है वो आपके नाम से आने वाली है, पापा के नाम से नहीं, तो ये कंसिडरेशन में तो काउंट है ही नहीं, और ये नहीं है तो लॉ भी नहीं है। मतलब ये आपने फाउंडेशन पास कर लिया, पास करने के बाद आप पापा के पास में गए, पापा आपने प्रॉमिस किया था, हमारे बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया था, अब मुझे गाड़ी दिलाओ। पापा ने बोला अच्छा पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अभी तो फाउंडेशन हुआ है, अभी सीए इंटरमीडिएट पास करो, फिर फाइनल पास करो, उसके बाद गाड़ी जो है वो खुद ही खरीद लोगे, तो मैं क्यों दिलाऊंगा, सवाल ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो आपको लगा कि भाई पापा ने एग्रीमेंट किया और तोड़ा, तो ना अभी आप उनके ऊपर केस कर दोगे, तो लॉ कहता है भैया यहां इस मैटर में आपको केस करने का कोई राइट है ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक मैटर में केस करने का राइट हमको नहीं प्रोवाइड होता है। तो ये अपने को फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होने वाली है और कौन सी सिर्फ एग्रीमेंट में ही रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ ये फादर और सन के बीच का ये जो एग्रीमेंट है, ये सिर्फ एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होने वाला नहीं है। चलिए जी, हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, और सेकेंड एग्जाम्पल पे एकदम लेटेस्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं ना अपन। और चलो सेकेंड एग्जाम्पल में भी ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा पहले दिया करता था, लेकिन चलो एक और एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट पे ले लेते हैं। अभी जो सबसे मेन जो चल रहा है ये हो गया यहाँ पे रणवीर सिंह, और उसके साथ में आ गई हैं दीपिका, बराबर, रणवीर एंड दीपिका। अब जब ये एग्जाम्पल में दिया करता था तब तक उनका मैटर सोशल था, नाउ अभी तो डोमेस्टिक हो चुका है, बराबर। तो रणवीर और दीपिका, रणवीर ने ऑफर किया दीपिका को, जो इसने एक्सेप्ट किया। ऑफर ये था कि क्या मैं तुमको गोल्ड का, या चलो गोल्ड तो छोड़ा गया, डायमंड का, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, मैं अगर तुमको कोई ज्वेलरी है या कोई रिंग है वो गिफ्ट करूं, तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करने वाली हो, बराबर। तो बिल्कुल कौन मना करेगा भाई, और लड़कियां वैसे भी मना नहीं करेंगी और वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं करेंगी। तो दीपिका ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब सवाल आता है, ये मैटर भी जा रहा है डोमेस्टिक में, क्योंकि इस वक्त ये लोग हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। बताइए कंसिडरेशन है क्या। हमने कहा है ना सर, दीपिका को गोल्ड की रिंग मिल रही है, ठीक है भाई, मान लिया। रणवीर को क्या मिल रहा है सर, रणवीर को दीपिका मिल रही है, वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है, बराबर, कोई कंसिडरेशन नहीं है ऐसा। तो ये भी नहीं और बट ऑब्वियस ये भी नहीं, यानी कल को अगर रणवीर ने दीपिका को ये गिफ्ट नहीं दिया या जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया, तो शी हैज नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट हस्बैंड, केस नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से हम लोग एक केस स्टडी भी पढ़ने वाले हैं, जब नोट्स में से अपन कल पढ़ेंगे तो बात करेंगे, इस तरह के मैटर में अगर सूट फाइल करने का राइट मिल जाए कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया पूरा नहीं किया और वाइफ केस कर सके, तो ऐसे प्रॉमिसेस में मैं मानता हूं कि 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा हस्बैंड जो हैं वो जेल में नजर आएंगे, बराबर। वेदर मैं खुद जेल में नजर आऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रॉमिसेस जो मैंने अपनी वाइफ को कर दिए होंगे लेकिन शायद पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसे मैटर में, या वाइफ ने हस्बैंड को किया और पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसे में सूट फाइल करने का राइट हमको नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। चलिए जी, नंबर 3 पे आते हैं। अब नंबर 3 पे हम किसका एग्जाम्पल ले, विराट और अनुष्का का भी नहीं ले सकते, वो तो अभी डोमेस्टिक मैटर में आ गया, तो और किसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अब चलिए और किसी का ले लेते हैं, मान लीजिए सलमान खान का ले लेते हैं। चलिए सलमान का ले लेते हैं। मान लेते हैं हम कि सलमान ने कैटरीना को ये ऑफर किया, सलमान ने कैटरीना को ये ऑफर किया कि क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं, बराबर। ये ऑफर कैटरीना ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल ठीक है, मैं डिनर साथ में करने को तैयार हूं। तो सलमान ने ऑफर किया, जो कैटरीना ने कर लिया है एक्सेप्ट। सवाल खड़ा होता है, इनके बीच का एग्रीमेंट है सोशल, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के बीच में तो सोशल होता है। अब सवाल है क्या कंसिडरेशन है क्या, हाँ है ना सर, क्या है भाई, कैटरीना को सर डिनर मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सलमान को सर कैटरीना मिल रही है। फिर से वही बोलूंगा, इस तरह के कंसिडरेशन को लॉ नहीं मानता जिसका मनी में मॉनिटरी कोई वैल्यू नहीं हो। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो याद रखिए, कंसिडरेशन नहीं, लॉ इसलिए नहीं कि अगर
सोचो ऐसा हो, सलमान ने सारा अरेंजमेंट कर दिया डिनर का, सब कुछ तैयारी व्यारी सब कुछ कर दी है, लेकिन कटरीना डिनर पर नहीं पहुंचती है, तो क्या सलमान कटरीना पे सूट फाइल कर सकता है क्या कि भाई केस कर दिया, मेरा सारा खाना वेस्ट हो गया? क्या उल्टा हो जाए? सोचो, कटरीना को सलमान ने बुला लिया, कटरीना सलमान के प्लेस पे पहुंच गई, सलमान वहां से गायब हो गया, मिला ही नहीं। कटरीना ने बहुत फ़ोन ट्राई किए, अभी भी सलमान वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो बहुत गुस्सा आया कटरीना को, बाहर किसी दूसरे होटल में जाके उसने खाना खाया। अगले दिन सुबह शी वॉन्ट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट सलमान खान फॉर डैमेजेस कि आपने मुझे बुलाया, आप नहीं आए, एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो मैं आप पर केस करूंगी, होटल में जो मैंने खाना खाया उसका बिल आपको जाएगा। तो क्या खुद ही सोचो, पॉसिबल होगा क्या? होगा ही नहीं, नहीं हो सकता है ना? तो आप ये समझें कि ये सारे सोशल मैटर्स हैं। सोचो, कई बार ऐसा होता है कि अभी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो कई बार एक ही डेट पर बहुत सारी शादियां होती हैं, 2 3 4। अब हम लोग कोई खास 1 या 2 के अटेंड कर लेंगे, सबके हम अटेंड तो नहीं करते। लेकिन जब कोई पर्सन हमारे यहाँ घर पे कार्ड देने के लिए आता है, तो हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं सर आपको आना है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, आप क्या नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, आना ही हमको तो आपके यहाँ। हम यस में आंसर करते हैं, है ना? फिर हम उस शादी में नहीं जाते, वो पहले से प्री माइंडेड में भी था, प्री डिसाइडेड भी था, या हो सकता है पहले हाँ किया, सिचुएशन की वजह से नहीं जा पाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिस मैरिज में आपने हाँ किया और आप नहीं पहुंच पाए, नेक्स्ट डे आपके घर पे एक नोटिस आ जाए, नोटिस में लिखा हुआ हो 2000 रुपीज़ का पेनल्टी भरिए। आपके घर के 4 लोगों को हमने बुलाया था, 500 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से हमने खाना रेडी कराया, आप नहीं पहुंच पाए, 2000 रुपये का पेनल्टी भरिए। क्या लगता है आपको, इज इट पॉसिबल? क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोशल मैटर्स में सूट फाइल करने का राइट जो है वो नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सिंपल सा एग्जाम्पल हमारा किसका था? सोशल मैटर का था, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं 4th नंबर का एग्जाम्पल आपको दे दूं, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। 2 लोग यहाँ पर हैं, एक यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे कंपनी है, मान लीजिए होंडा, बराबर। अब होंडा से मेरा डीलिंग होता है कि मैं एक कार उनसे खरीदने वाला हूँ, कार का प्राइस 25 लाख रहेगा। मैंने उनको ऑफर किया कि आप मुझे कार सेल करेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये कार हम आपको सेल कर देंगे। अब सोचिए, हमारे बीच का जो मैटर है, क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है? बिल्कुल है। मुझे कंसिडरेशन में मिल रही है कार, बराबर, और होंडा को मिल रहा है अमाउंट यानी कि मनी। क्लियर है? तो कंसिडरेशन है, और ये आ गया तो लॉ भी आ ही जाएगा। कैसे? कल को अगर उन्होंने मुझे कार दे दी और मैंने पैसा नहीं दिया, तो होंडा वाले मुझ पर केस कर सकते हैं, या मैंने पैसा पे कर दिया और मुझे कार का डिलीवरी नहीं किया तो मैं उन पर केस कर सकता हूं। अच्छा, राइट इन पर्सोनेम भी समझ में आया इससे, मैं इनके अगेंस्ट में, ये मेरे अगेंस्ट में, राइट इन पर्सोनेम ऑल्सो। हाँ, एक बार जब कार मेरी हो जाएगी, मैं कार का ओनर बन जाऊंगा, तो मेरे पास राइट इन रेम भी आ जाएगा, बराबर। तो लॉ भी है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कमर्शियल का। इट इज अ मैटर ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग अपने लाइफ में डोमेस्टिक, सोशल और कमर्शियल 3 टाइप के एग्रीमेंट्स में बेसिकली एंटर करते हैं। लेकिन इन 3 टाइप के एग्रीमेंट में से कॉन्ट्रैक्ट में चेंज सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है कमर्शियल एग्रीमेंट, है ना? तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ इन दोनों में से एरिया वाइडर किसका है, बड़ा कौन है, बिग कौन है, किसका फैलाव ज्यादा है? बट ऑब्वियस एग्रीमेंट का, क्योंकि एग्रीमेंट तो सोशल भी है, डोमेस्टिक भी है और कमर्शियल भी है। इनमें से सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसका एरिया अपने आप लिमिटेड हो गया। तो ज्यादा बड़ा एरिया किसका है? एग्रीमेंट का है। हम भी सुबह से लेकर रात तक कॉन्ट्रैक्ट कम करते हैं, एग्रीमेंट ज्यादा करते हैं, इसीलिए एग्रीमेंट का एरिया वाइडर है। और इस पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चंस के आंसर बाद में बताऊंगा, मैंने कहा था एक आध क्लास और कर लें, फिर आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और मेनली आंसर कैसे करना है। क्वेश्चन मेनली ये बनता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, but all agreements are not contracts.
all agreements, all contract are agreement, but all agreement are not contract. अब ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जाता है, पहले तो ये देख लें कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। बहुत करेक्ट है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि सारे एग्रीमेंट में से सोशल और डोमेस्टिक वाले ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कमर्शियल वाला है तो वो बट ऑब्वियस है, एग्रीमेंट तो हो गई होगा। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आपका ये सेंटेंस है कि आपको फोकस करना है बराबर। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये हम वहां से पढ़ेंगे, तब की बात होगी। तो आज का आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा, पढ़ना कुछ भी नहीं है आज की क्लास में। जो मैंने पढ़ाया वो सब वहाँ पे आपको देके रखा है, जो हम पढ़ेंगे भी वहाँ से। लेकिन आज हमने सिर्फ इस डेफिनेशन का बेसिक जो है वो अंडरस्टैंड किया है। तो आज की क्लास के लिए क्या याद रखेंगे आप लोग? सबसे पहला पॉइंट याद आपको क्या रखना है, ये एक्ट हमारा एप्लीकेबल कब से हुआ भाई? हमारा एक्ट एप्लीकेबल हुआ है कब से बता दीजिए फटाफट। सर ये एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 से। एप्लीकेबल कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया है, हाँ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और जिस डेट से एप्लीकेबल हुआ वहीं से आगे के लिए अप्लाई होगा। और सबसे बड़ी बात, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और उसके लिए लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए। 3 टाइप के एग्रीमेंट्स हमने फोकस कर लिए हैं, एक है हमारा सोशल, एक है डोमेस्टिक और एक है कमर्शियल। जब घर के लोगों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, घरेलू मैटर है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अगर हो रहा है, या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रहा है, तो ये सारे ब्रदर्स के बीच में हो रहा है, तो ये सारे मैटर किसके हैं? डोमेस्टिक के हैं। और डोमेस्टिक के अंदर कहीं पर भी लॉ बीच में नहीं है। सोसाइटी के लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं वो सारे सोशल है, वहाँ पे भी कमर्शियलिटी नहीं है, तो लॉ बीच में नहीं है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं और बता दूं, थोड़ा सा किसी को आज वापस पढ़ते हुए अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो, सपोज करो ये होंडा कंपनी वाली जो कार है, अगर ये मैं होंडा कंपनी को नहीं खरीद करके, होंडा से नहीं खरीद करके अपने ब्रदर से खरीद रहा होता, ब्रदर से मैंने ब्रदर को ऑफर किया, आई वांट टू बाय योर कार इन 25 लाख, विल यू सेल? और मेरे भाई ने यस कर दिया कि हाँ मैं आपको बेचूंगा। तो सोचो, बताओ ये मैटर कमर्शियल है कि डोमेस्टिक है? देखो रिलेशन पे जाओगे तब तो दिखेगा डोमेस्टिक है ना। लेकिन सिर्फ रिलेशन पे नहीं, बाकी पॉइंट्स भी चेक करो। क्या यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। क्या इसका नेचर आपको कमर्शियल लग रहा है कि कार को खरीद और बेच रहे हैं? यस सर कमर्शियल लग रहा है, तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। तो रिलेशन है, लेकिन चूंकि हम खरीद और बेच कर रहे हैं, परचेज और सेल कर रहे हैं, एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो ब्रदर्स के बीच में होने के बावजूद भी ये चला जाएगा डोमेस्टिक की जगह कमर्शियल में। ये अपने को ध्यान में रखना है, और यहाँ सूट फाइल करने के फिर राइट्स भी मिलने वाले हैं। क्लियर मैटर है बराबर। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक था। इतना टॉपिक आप लोग आज के लिए जरूर करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा। कल की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स पे बात अपनी शुरू करते हैं। थैंक यू।